स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्लैश कार्ड टोटल 85 है अपने पास एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ठीक है, बताओ व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मूवमेंट ऑफ चार्ज। नहीं, स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है। मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक इसमें आएगा ही नहीं। ड्यू टू चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। नोट्स पढ़ने हैं पहले, उसके बाद ठीक है। बताओ। स्केलर सही है। According to the principle of conservation of charge, what is the net charge on an isolated system? कांस्टेंट और जीरो अलग अलग होते हैं। 5 भी एक कांस्टेंट है, 10 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। जितना चार्ज का शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा, जीरो बोलना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, what does it mean for an electric charge to be invariant? इनवेरिएंट क्या होता था? चेंज नहीं चार्ज चेंज नहीं होता विथ वेलोसिटी। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर चार्ज डिपेंड नहीं करता। ठीक है, the property that charge exists only in discrete integral multiple of elementary charge is known as Q is equals to NE। ये जो फॉर्मूला था वेव प्रोडक्शन का से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो टर्म्स आप बोल रहे हो तो अपन शायद डिस्कस ही नहीं करेंगे। देखिए, नहीं वेव प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन था। चलो, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन? प्लस माइनस NE। प्लस माइनस क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। What is the variable? What does the variable n represent? n क्या represent? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। ठीक है, और ये हमेशा एक इंटीजर होगा, कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, वैल्यू बतानी है। माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो 9.1 बोल रहे हो उसका मास है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, वो उसका मास होता है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन? प्लस का साइन हो जाएगा। इसको बोलते हैं ई बोलते हैं शायद, छोटा ई। अ बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज व्हेन इट हैज डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, ज़्यादा हो गए एक्सेस। और पॉजिटिव चार्ज जब वो दे रही है डेफिशिएंसी लॉस। विद subatomic particle is primarily responsible for the transfer of charge between bodies। इसका मतलब है कि कौन सा पार्टिकल ट्रांसफर होता है चार्ज के लिए? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या दोनों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों नहीं होते। नहीं, प्रोटॉन शायद वही नहीं रहता। प्रोटॉन तो सेंटर के अंदर है ना। कैसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं, वो तो पता होना चाहिए ना कि रीजन क्या है। हाँ, which method of charging involves light hitting metal surface? लाइट टकराएगी जिसके से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। हाँ, ऐसा ही कुछ है। फोटो तो आएगा, लाइट फोटो आएगा, और क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फिजिक्स में भी आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट। हीट कर दिया, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। हीट किया, थर्मियोनिक एमिशन या थर्मल एमिशन। एमिशन मतलब निकलना। ठीक है, एक और आएगा फिर इसमें रबिंग वाला। द जनरेशन ऑफ चार्ज बाय रबिंग इज कॉल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बताओ।
डायरेक्शन एनर्जी कौन देगा जब हम उसको रब करते हैं तो किसी भी सरफेस को? इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय फ्रिक्शन है ना, उसको इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी जब हम रब करेंगे तो? फ्रिक्शन हीट फ्रिक्शनल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दैट हीट इज गिवन टू सरफेस इलेक्ट्रॉन, हीट जनरेट होगा जो आप रब करेंगे उसको हीट जनरेट होगी। वट इज द नेम ऑफ चार्जिंग कंडक्टर विदाउट एनी फिजिकल कंटेंट? वो क्या नाम है इसका? क्या नाम है? वही तो पूछा है। कंडक्टर का नाम नहीं, उस प्रोसेस का नाम कंडक्शन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट पूछा है। इंडक्शन इंडक्शन कैसे? विदाउट टच, कंडक्शन में अच्छा, टच कर देते हैं। हाँ बताओ ये हो जाएगा ये इसका कंडक्शन इसका आएगा कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज फ्लो बिटवीन टू बॉडीज अंटिल दे रीच द सेम। उनका चार्ज सेम ना हो जाए। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाह, चार्ज सेम बॉडी दिया था वो तो है नहीं ना आंसर। सेम एनर्जी नहीं, मतलब कह सकते हैं एनर्जी भी। सेम क्या होना चाहिए? सेम क्या हो जाएगा? सेम चार्ज तब आएगा जब दोनों का रेडियस, दोनों का मटेरियल सेम हो। अगर उनकी वैल्यू अलग रहेगा तो नहीं आएगा पोटेंशियल। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं आता तब तक उनका ट्रांसफर चलता रहेगा। कोलम्स लॉ का फॉर्मूला वैक्यूम, Q1 Q2 upon R square वैक्यूम के लिए Q किसकी जगह? चार्ज का फॉर्मूला, ये कोलम्स लॉ का फॉर्मूला वैक्यूम के लिए। वैक्यूम में क्या जीरो था? के क्यूब Density. K Q वैक्यूम के लिए K Q1 Q2 के ए क्यूब अरे के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो हमेशा लगेगा। वैक्यूम में क्या लगेगा? के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम है बात सही है। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K ही होता है 1/4 में। इसीलिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा ठीक है। अगर मीडियम पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है ना, तो वो चक्कर पड़ता है। ठीक है, ये तो वही है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, के की वैल्यू बताना है। 1/4 by 9 into Value. 10 की पावर -8 था क्या? नहीं, 9 सिर्फ 9 to 10 की पावर 9 यूनिट बताना, सेंटीमीटर दिखाना अभी क्या लिखा था आपने? वैल्यू दिखाई दो, यूनिट बताओ के की वैल्यू। एक मिनट। यूनिट हो सकता है अगला क्वेश्चन यूनिट हो, उससे अगला क्वेश्चन डायमेंशन हो। आप बता देते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर ये तो उससे भी आ जाता है इस वो निकाल लेते, निकालना था। बताओ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में के की वैल्यू क्या होगी? के अगर की आप वैल्यू के को मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बताना। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन k। ठीक है, साइंटिफिक नेम एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। एप्सिलॉन तो सिंबल का नाम है। बताओ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सेपरेशन डिस्टेंस। हाँ, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस ना, फॉर्मूला बोलो। k q1 q2 upon r square। आर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ नहीं कैसे क्वेश्चन बना दिए, दिमाग में नहीं आता ये भी। यही चीज़ तो है। कूलम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ चार्ज? पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों से हो सकता है। पॉइंट चार्ज आएगा इसका। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज? फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो नहीं, वो तो ऐसा डाइपोल की कोई- होती है। दोनों एक दूसरे को डायरेक्शन पूछिए। कोई डायरेक्शन होगी नहीं।
अच्छा, अगर फोर्स है और फोर्स की डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब फोर्स एक स्केलर रिपेल क्वांटिटी होगा तो वो डायरेक्शन या तो रिपेल वाली होगी या अट्रैक्ट वाली होगी। क्या आएगा इसका? ओके along the line. along the line joining the center of the two charges, two like charges, two unlike charges. The principle that stating the total force on the charge is the vector sum of is called superposition. यही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Is the force exerted by Q1 on Q2 affected by the presence of third charge? नो. पक्का करना चाहिए. कैसे करेगा? क्यों पता ना? गलत करना हो तो करना चाहिए, नहीं करेगा नो इट इज इंडिपेंडेंट. क्या मीडियम पे डिपेंड करेगा? हाँ. एप्सिलॉन नॉट की वजह से. एप्सिलॉन नॉट की वजह से करेगा. गुड. बताओ अगर एंगल 90 डिग्री है तो कितना फोर्स लगेगा किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में? क्योंकि मैं क्यों करना डॉट में सर साइन आता तो कॉस आता. डॉट में कोस आता. 0. वाह मार्क्स दी. मैक्सिमम. दो चार्जेस हैं, इसमें कुछ बात नहीं कर रखी ना. व्हाट इज द रिजल्ट? दो इक्वल फोर्स है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट बता रहे हैं. फोर्स क्या है? वाह सही है. आंसर बताओ ना. होगा तो ऐसे ही कुछ कि इसके बीच में जो है. इसके बीच में जाएगा. हाँ. कितना है? वी क्रॉस वी. कहाँ है इसमें भी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं. एफ इज एफ क्रॉस एफ. बढ़िया. एफ एफ साइन थीटा. एफ cos थीटा. अरे दोनों का सम बताना है भाई, मैग्नीट्यूड. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? एफ प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2. एफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कोस 90. कोस 90 कितना होता है? 75. 0 होता है. क्या बचेगा? ये क्या बताया सर? आप इस बारे में बताओ. ये दो क्या वेक्टर की सम का है फॉर्मूला बताया. दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कि उसका पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू कोस थीटा. कोस 90 के लिए 0 होती है तो √2f आएगा इसका. ठीक है. एफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा ना. बताओ 60 डिग्री हो तो कितना आएगा? तो cos 60 लगा दो. लगाओ फिर बताओ. कितना होता है? पता नहीं. √3/2. नहीं गलत होता हो. टेबल याद करनी पड़ेगी. 1/2 बढ़िया. फिर 45 क्या होता है? 1/2 नहीं वो तो 1/2 कुछ कौन होता है 1/2? 45. अच्छा. cos 45. बताओ टेबल से याद नहीं है. f स्क्वायर प्लस 2f और रूट. मतलब मीनिंग नहीं f रूट 3. बढ़िया. क्या? पता नहीं. आंसर बता दिया करेक्ट. मैं तो cos 60 की वैल्यू पूछ रहा हूँ. 1/2. cos 60 की वैल्यू 1/2. तो पुट करेंगे तो क्या लग रहा है? ये यहाँ पे कलाकार 8 की क्लास भी लगती है ना सुबह, तो उन बच्चों के काम रंगमायन मुश्किल से आप जो भी. f√3 आएगा इसका. निकाल लोगे. एफ स्क्वायर प्लस एक्स एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कोस 60 f√3 आ जाएगा. 120 डिग्री होगा तो cos 120 की वैल्यू बताओ. पता नहीं. cos 2 हो जाएगी 1 हो जाएगी. बढ़िया. सही है. ना कोस 0 क्या होती है वो? मैंने ये किया cos 60 प्लस cos 60 cos का मुझे 60 प्लस 60 कर दिया. नहीं, जब ऐसा गलत होगा. फिजिक्स मैथ्स ऐसे काम नहीं करते. जैसे एक था ना कि अगर आपके पास cos 120 भी आता है. cos 120 तो पढ़ा है नहीं कभी. 180 आ जाएगा सीधा 90 को. 120 पढ़ा है मैं तो नहीं पढ़ा. 11th में 11th में बस मैथमेटिकल टू अच्छा. starting हाँ, में उसमें नहीं है शायद. है. कोस की वैल्यू सिखाते हैं 360 तक. वो क्वाड्रेंट बना के आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कैंटीन, ऐसे कुछ शॉर्टकट हाँ, ये सिखाते कुछ हैं. चीज़ें तो थी. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव,
माइनस में आएगा ना, माइनस में f रूट माइनस रूट 3 प्लस 6 बाय 3 ये कहते हैं उसका रेफरेंस गलत है, एफ आएगा सिर्फ। f आएगा हाँ, cos 120 होता है -1/2। माइनस 1 नहीं माइनस रूट 3 वो गलत वाला है ना, सही वाला होता है -1/2। सच में मुझे याद है, पाई बाय 2 ट्रस्ट में। ठीक, इसका एफ बचेगा सर, बताओ 120 कितना होता है? -1/2। ठीक है, cos 120 -1/2। 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू वर्टेक्स पे रख दिए इक्विलेटर एंगल पे। आपको बताना है सेंट्रोइड पे नेट फोर्स कितना लगेगा। 3 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू इक्विलेटर ट्रायंगल पे रख दिए, सेंट्रोइड पे कितना फोर्स लगेगा। 3kq k1 q2 q3 भी तो हो जाएगा। हाँ मतलब वो वैल्यू उसकी आ रही है कितना आएगा वो, 3q² बाय r²। बढ़िया। कितने मार्क्स मिलेंगे, 3kq² बाय r²। बहुत शानदार। कितने मार्क्स मिलेंगे, जीरो। 0। ये तो उनके उसका है, किसका, साइड साइड के बीच में कैसे अरे हाँ r तो उसका अलग होगा। हाँ हाँ वो एक को आर वो ले लेंगे सर, आर को अंडर रूट क्या होता है, आर है मुझे याद, आपने कराया था। हाँ पता है, तो 2:1 में होता है वो। बढ़िया, सही जा रहे हो, चलते जाओ बस, थोड़ी देर में आंसर वो तक पहुंच साइड जाओगे। निकालेंगे पहले उसकी कि इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ नहीं आर कहेंगे, अंडर रूट 2। सर निकाल लेंगे। निकालो फिर, बताओ। क्वेश्चन विजिबल है ना अभी भी। मुझे याद है, मैं डायरेक्ट बता दूं क्या इसका आंसर, नहीं करके दिखाना चाहिए ना। डायरेक्ट बताओ। ना डायरेक्ट में मुझे नहीं आता। अरे क्या है सर, एक गलत करवा नहीं नहीं, ये क्या, चलो जी देखो इसका क्या आएगा। गलती करना सर कोई इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, पूछो क्यों, पूछो। वो तीनों ऐसे कैंसिल कर देंगे। तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है वो, कुछ ज़्यादा अजीब वो बन गया ट्रायंगल। सही तो था, बनाओ आगे। ऐसे है अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ प्लस क्यू, एक यहाँ प्लस क्यू और तीसरा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड है जिसके ऊपर अपने को नेट फोर्स बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ऊपर वाला प्लस क्यू इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इतना नीचे काफ़ी है। ये क्या आ गया, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट। दूसरे वाला किधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू सेकेंड। थर्ड वाला किधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू थर्ड। हाँ या ना, क्या तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, हाँ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। क्या डायग्राम क्लियर है, पूरा एंगल कितना, 360 तो ये कितना, 120 120। क्या तीनों फोर्स इक्वल है, क्या तीनों एंगल इक्वल है। तो 11th क्लास में आपको कुछ टीचर्स ने लेमिस थ्योरम पढ़ाई होगी, कुछ ने लामीज थ्योरम पढ़ाई होगी एज पर देयर प्रोनाउंसिएशन। तो वो क्या होता है, F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। अगर ये इक्वल हो तो इन तीनों का सम कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर बाय चांस टाइम पे ये याद ना आए, एक बार दिखाना दोबारा, आपने क्या लिखा हुआ था? लेमिस थ्योरम F1 बाय। तेरा क्वेश्चन 0। ठीक है, अगर बाय चांस ये आपको याद ना आए तो इन दोनों के बीच का बताओ फोर्स कितना होगा, F1 और F3 के बीच में का 120 डिग्री एंगल है। पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो, याद होना चाहिए। कॉस उसकी हाँ, F 120 रहेगा, डिग्री वाला एंगल F था, F रहेगा। -1/2 कैसे हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ फोर्स कितना आएगा, वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा हूँ एंगल की। क्या तुम इमोशनल हो जाते हो, क्या बता रहा था मैं भुला दिया। हाँ, तो इसका कितना आएगा, F F/2।
एफ ए आएगा, सॉरी F/2 करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स F है, यहाँ पे F है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल, शून्य आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो 0। नेक्स्ट, 4 आइडेंटिकल चार्जेस है, तो इसमें तो लेमिस थ्योरम लगेगी नहीं, वो तो 3 के लिए होता है। इसमें सीधा सीधा ऐसे बीच को बताना होगा। ऐसे ऐसे इनको पता तो लगेगा ना, जो इसको वीडियो को देखने के बाद। डायगोनल पे ऐसे अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ऐसे बताते हैं, ठीक है। ऐसे 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 में पता नहीं लगेगा इनको, कोई बाद में देखेगा ना, आप ही देखोगे बाद में, मान लो रिवीजन के टाइम, तो पता नहीं चलेगा कि ऐसे ऐसे क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, डायगोनल का जहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर कैंसिल आउट, इसकी वजह से उधर, उसकी वजह से उधर कैंसिल आउट, तो इसका भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला बताना है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे दो, F=QE, याद है। नेक्स्ट, इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं सिर्फ, और कुछ लग ही नहीं रहा, तो बाहर वाले फोर्सेस कितने होंगे ये पूछ रहे हैं। एक सिस्टम है जिसके ऊपर सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसमें बाहर वाले फोर्सेस कितने होंगे ये पूछ रहे हैं। अरे स्किप हो गया क्या? हाँ, जीरो ही होंगे, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर अ मल्टी पार्टिकल सिस्टम? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यही है। व्हाट इज द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग? If a small segment of charge dq is removed from the uniformly charged ring, what is the direction of net force of positive charge? बाहर से देखिए हटाया, इधर से बाहर की तरफ। याद आ रहा है? किया था ये क्वेश्चन अपने क्लास में। क्या बोल रहे हो? अच्छा, कैसे होगा इसका? क्वेश्चन ये है कि अपने पास इस तरह से एक, और इस तरह से अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, हमने यहाँ से थोड़ा सा DQ हटा दिया। अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? अगर पूरा था तो उस पर 0 लग रहा था ना, इस पर किधर लगेगा? तो आंसर है बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये जो हिस्सा है ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जहाँ पे DQ वाला होल होगा वहीं से चार्ज निकल आएगा towards the gap. What is the net force at the center of the uniformly charged hollow spherical shell? सेंटर में तो सबके 0 होगा, कैंसिल और अगर वहाँ से आप थोड़ा चार्ज निकाल देंगे तो जहाँ से गैप होगा। What is the net force? Why net force 0 at the center of symmetric charge distribution like square or ring? कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर में डायमीटर कहाँ से आ गया? स्क्वायर और रिंग, रिंग में तो डायमीटर आ गया, ठीक है, उसमें डायगोनल आ जाएगा। तो वर्टिकली जितने भी फोर्स है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। टर्म बतानी है न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कलर। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होता है। हाँ ऐसे बोलो ना, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो 0 ही रखेंगे नेट चार्ज। नेट चार्ज 0, ठीक है। कैन अ चार्ज ऑफ 0.8 into 10 की पावर -19 एग्जिस्ट? नो, वाई? क्योंकि वो होता है ना, उस चार्ज के नीचे नहीं एग्जिस्ट कर सकता, 1.6 से कम नहीं हो हाँ, सकता, ठीक है। फंडामेंटल सबसे छोटा चार्ज आधा ही हो है। गया ये तो। हाउ डज मास ऑफ बॉडी चेंज व्हेन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड? एक ऑब्जेक्ट को उसका पॉजिटिव कम चार्ज हो देगा, जाएगा मास, कैसे? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। बढ़ गया, सही है। क्या इलेक्ट्रॉन निकल ना, सही है। अच्छा, मैं पूछा था ना क्यों, रीजन तो बताओ, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गई? सर आप उसमें हाथ तो लग रहे हो, किसमें? ना ना ना, यही तो बात है ना कि जब मैं ऐसे अजीब सी धर्म में पूछूंगा ना क्यों, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं गलती है। सो अगर आप
कोई चीज़ अच्छे से आती है तो कॉन्फिडेंटली आंसर दे दोगे ना, गलत नहीं है, इस वजह से ठीक है। तो सही है आपका, देख लेते हैं आंसर। बाकी इसमें क्या लिखा, हाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा। मास ऑफ ए बॉडी बढ़ चेंज, जाएगा। सही है। अब इसका रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ना। उसके जैसा ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। एक स्क्वायर है जिसकी साइड एल है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द सेंटर? L नहीं, L/2 सेंटर से पूछा कितना डिस्टेंस होगा। वर्टेक्स कोना होता है ना। वर्टेक्स कोना होता है, साइड उसकी एल है L तो root 2 by 2. बढ़िया। कैसे? डायगोनल की लेंथ L√2, अच्छा L/2 डायगोनल फ्लैग होते हैं तो उसका हाफ हो जाएगा सेंटर से। ठीक है। ये तो उन्होंने सिर्फ L/2 दिया, 2 नहीं लगाया कौन सा? पीछे वाला। L/√2 था ना, इसने रेशलेस करके बताया। L√2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √2 से 2 कटेगा तो √2 बचेगा, बात बराबर ही। पूरा L/2 होता है ना, हाँ पूरा डायगोनल से। हाँ L√2 होता है पूरा, तो पूरा आधे का डायगोनल होता है। पूरा डायगोनल L√2 होता है, तो उसके हाफ पे बताना था कितना, उसको दोबारा डिवाइड बाय 2 करेंगे वही किया था। तो L/2 आ रखा। L/√2 था, अच्छा हाँ। ठीक है। न्यूटन्स डैश लॉ अप्लाइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीनिंग F1 इज इक्वल टू -F2, न्यूटन्स थर्ड लॉ उसी में होता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट। If a charge plus q is placed at the center of the square with q q q q वाह, और एक वर्टेक्स को अपन ने हटा दिया, तो आपको बताना है कि नेट फोर्स जो होगा वो किस तरफ होगा। जहाँ से हटाए उसका सारे पॉजिटिव है क्या? हाँ। सही है। एम्प्टी वर्टेक्स। The work done against friction during charging is often convert dash into heat loss. तो मुझे पहले वाला नहीं आया कौन सा? हीट लॉस से अभी जो किया था। अपने पास, अच्छा वो कोने वाला क्या? हाँ, ये क्यों? स्क्वायर अपने पास, क्यों 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 हाँ भाई, इसके चारों कोनों पे क्यू 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 रख दिया और बीच में एक छोटा सा क्यू रख दिया। अब मैंने इसको हटा दिया तो बीच वाले में फोर्स किधर लगेगा? उसके तरफ। ये दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इसको उधर फेंक देंगे। यही तो था एम्प्टी वर्टेक्स। डज द Coulomb's force between two specific charge changes when the whole system is moved from air to water? कम होगा ज़्यादा होगा? एयर टू वाटर जाएगा, मीडियम रेयर टू डेंस ये देखेंगे ना। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट पे आ गया ना। लाइट चैप्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। अरे हाँ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और उसके साथ में क्या आता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो फोर्स कितना कम हो जाएगा बता दो फिर। ई नॉट एम टाइम्स ई आर, वाटर के लिए ई आर की वैल्यू क्या होती है? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। बढ़िया। फिर फोर्स कैसे कम हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो? कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। ये तो गलत है, इंक्रीज हो जाएगा। वाह, ठीक है। तो जब आप अपने बारे में अफवाहें सुनते हैं ना, और जब आप हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं कि ये सुना मैंने वो सुना, तो वो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें, किन किन पे गौर करोगे? आपने वही कर दिया, एक डिक्रीज एक इंक्रीज, एक कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे तो ना होता। ठीक है, एक और होता तो नॉन ऑफ दीज, ठीक है, एक और होता तो नॉन ऑफ दीज, एक और होता तो डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है, एक और होता है सर इसमें गोली मार के बताओ ना क्या होगा। फोर्स आपस में चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स जो सिस्टम पे होगा ना वो चेंज हो जाएगा। फोर्स उतना ही लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, चार्जेस तो फोर्स उतना ही लगाएंगे। हाँ, वाटर में आने की वजह से क्या होगा, जो चार्ज के आसपास का जो पानी है वो उसको क्या कर देंगे, कंडक्शन इंडक्शन से उनके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज आ जाएगा, दूसरे वाले के ऊपर कंडक्शन इंडक्शन थोड़ा बहुत चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा ना, नेट फोर्स होगा, उसमें कमी आएगी। जैसे मान लो अपने पास इस तरह से कौन से चार्ज से चार्ज दे ही रखा, अपने पास 2 चार्ज है, मान लो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अब इन दोनों के दोनों पॉजिटिव को अपन उठा के पानी में डाल दिया, तो क्या इन दोनों की वैल्यू बदली? नहीं बदली। लेकिन इसके आसपास जो पानी था उसकी वजह से क्या हुआ, वो प्लस था तो उसके पास क्या आ गया आसपास, इंडक्शन हुआ तो माइनस, ठीक है, आसपास वाले पे माइनस आ गया, इधर भी आसपास वाले पे क्या आ गया माइनस। तो ये आपस में क्या करेंगे फिर, फोर्स को कम कर देंगे।
यहाँ वाले जो नेगेटिव वाले पार्टिकल है वो इस वाले पॉजिटिव को तो अपनी तरफ खींचना चाहेंगे ना, और ये पॉजिटिव उसको धक्का मारेगा, तो ओवरऑल फोर्स कम हो जाता है, ओवरऑल फोर्स कम हो जाता है, लेकिन कूलम फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप उसमें यूज़ करोगे जो आपका क्या है, टिक मारने वाले को, ठीक है। अगर उसमें लिखा हो ना कि नेट फोर्स पूछा है या फोर्स बिटवीन चार्जेस पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये स्कूल वाले टेस्ट में है तो सीधा लिख देना 1/81 टाइम्स हो जाएगा। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है, 1/81। हाँ, तो 1/81 यानी 81 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मंडे से स्कूल जाना ही है, मंडे है या कौन सा है जो भी, मंडे वेंसडे जो भी आएगा 31 वेंसडे तारीख को तो आरटी है। हाँ, तो उस टाइम आप एक बार इस चीज़ के बारे में सर से पूछ सकते हो स्कूल में, सरिया मैम से, ताकि कम से कम ये तो रहे कि हाँ बच्चे ने डाउट लिया था और ये क्वेश्चन मुझे पेपर में डालना है और फिर उस बच्चे का ठीक होगा। एक अच्छा डाउट है ना, टीचर को बड़ी आइडिया देता है। पेपर तो बन ही रखे, अब तो क्या ही करें। चलो मुद्दे पर आते हैं, समझ में आई ये बात क्या है। हाँ, नेट फोर्स कम होता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस से नहीं होता। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज फ्लो इन कंडक्शन। कंडक्शन में कौन डिटरमाइन करेगा कि चार्ज फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ करेगा? इलेक्ट्रॉन। वाह, इलेक्ट्रॉन फिजिकल क्वांटिटी है, करंट, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कहाँ से आ गया इसमें? टेम्परेचर बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करेंगे। अरे ना ना, कंडक्शन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स को टच कर दिया तो एक से चार्ज दूसरे में जा रहा है, तो ये पूछ रहा है किस पे डिपेंड करेगी, वो गर्म करो या ना करो। बढ़िया, वही जो मटेरियल वो भी रह सकते हैं, फिर गर्म करेंगे उसके हीट प्रोवाइड। मेन बात बताता ना, ठीक है। अपने कैसे कुछ ही बताते हैं, वो तो सर आप उसको रगड़ेंगे तो और चार्ज आ जाएगा, वो भी चला जाएगा, ठीक है। वो तो उसके साइड में एक और वो लिया हो नेगेटिव चार्ज वाला, वो उसका इंडक्शन कर देगा, है तो उसको तार से जोड़ दो, फिर देखो फ्लो, ठीक है। इतना पूछो उसको, कंडक्टर को पकड़ ही लो आप, आपको पता लगेगा चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे वो होता था ना उसमें कि एक अजीब गरीब क्वेश्चन पूछते थे कि बताओ गर्म तवे पे पॉपकॉर्न क्यों चलता है, गर्म तवे पे पॉपकॉर्न क्यों चलता है, तो उसका हाँ बैठ के देखो, तो ये आंसर चलते ही ना फिजिक्स में। इस टाइप के चलेंगे नहीं आंसर इसमें। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो बताएगी कि चार्ज का फ्लो होगा? अभी क्वेश्चन आया था पीछे, करंट नहीं है इसमें, अरे पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा चार्ज, सर ठीक है। हाँ, ना ना ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वहाँ पे करंट होगा। तो वही बात है, पोटेंशियल। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट है, तो आपको फ्लो ऑफ चार्ज तो बोलना ही नहीं है। आप लेकिन क्वेश्चन बोल रहे तो क्वेश्चन बोलने दो, ठीक है, हमें टॉपिक नहीं छोड़ना। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो होगा, मुझे कोई पेपर में थोड़ा पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है, इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही आंसर है ना। करंट तो आंसर है ही नहीं, करंट क्यों चलता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट भी नहीं चलेगा, ठीक है। एक क्लॉक, अच्छा एक क्लॉक वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था शाम आपने को, तो होमवर्क भी दिया था। हाँ एक बैच में होमवर्क दिया था, एक में मैंने करवाया था, तो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया था, वो दो बच्चे आए थे ट्रायल के लिए, वो भागे, वो सब मुश्किल क्वेश्चन कराते हैं, ठीक, उनके बेचारों के वो तोते मैना सब उड़ गए थे इसका आंसर देख के। हाँ, शाम वाले बैच में करवाया था। हमारे को भी तो कराया था। हाँ, तो मैं होमवर्क में दिया था उनको, मैंने करवाई फिर दिया हुआ था। ही नहीं था क्योंकि वो हाँ। मैंने कहा था कैंसिल हो जाएंगे, अपने हाथ कैंसिल। तो हम शायद छुट्टी पे थे, ठीक है। नहीं मैंने करवाया था ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन के 3 पार्ट्स ही बनाए थे कि एक बार तो 1 2 3 4 ऐसे ही है, और एक बार एक है प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, इस तरह से चार्ज दे दो, और उसके बाद एक कहा था कि प्लस का तो माइनस का 1 प्लस का 2। हाँ ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आंसर आता है। क्वेश्चन क्या था? इज़ द नेट फोर्स एट द सेंटर जीरो? अच्छा जीरो नहीं है क्योंकि सारे के सारे चार्जेस अलग अलग है। अगर कह दे कि हर सुई के ऊपर जितना क्यू 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 रख दिया तो तब जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज अलग अलग हो रहा है। सर वैसे उस वाली में जीरो वो नहीं था ना, जीरो नहीं होएगा ना? हाँ 1 से 12 नंबर पे जितना वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सुई वो रखेंगे ना, चार्ज तो जीरो नहीं होगा क्योंकि चार्ज अलग अलग आएगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है।
बस अभी एक मिनट ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये, वरना फिर ये कभी दोबारा फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर भूल जाता है ना कि हम कहाँ थे। तो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, यस और नो? यस, यस, क्यों? क्योंकि उसे पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जनरली जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है सारे के सारे कंजर्वेटिव ही होते हैं। ठीक है, अब जनरली इसलिए बोल दिया कि हो सकता है कि बाई चांस कोई एक्सेप्शन आ जाए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3F एंड 4F एट 90 डिग्री? 5F आएगा इसका, 3 और 4 का 5 होता है, 90 डिग्री। पाइथागोरस लग जाएगी। इफ अ चार्ज Q is suspended by string and another directly below it, what happened to the tension of the string? Increase. अच्छा, बच्चे सिर्फ क्रीज बोल देते हैं, इनको डिक अपने आप लगा लेते हैं, इंक्रीज डिक्रीज जो भी। इंक्रीज पढ़ दो एक बार दोबारा। एक चार्ज ऊपर है, एक उसके जस्ट नीचे है, दोनों पॉजिटिव है। ऊपर वाले को धागे से बांध दिया, नीचे वाले को खुला छोड़ दिया। तो क्वेश्चन है कि उसके धागे की उस पर टेंशन में क्या नीचे वाले को नहीं बांधा। नीचे वाले को बांधेंगे तो फिर वो नीचे वाला ऊपर की तरफ सुनना होगा। टेंशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या एक चार्ज को बांध रखा है और उसके जस्ट नीचे एक नया चार्ज रख दिया, टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा? 4 नंबर कट जाएंगे तो। ठीक है, 5 कटेंगे बोलिए। अगर बांध रखा होता तो फिर भी बांध ऊपर वाले को तो बांध रखा है, नीचे वाले को बस ऐसे लिया है इसके पास। जैसे मान लो एक चार्ज आपने बांध दिया, दूसरे उसमें क्या किया? अच्छा, नीचे अटैच किया होगा। हाँ, नीचे वाले को फिर तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज नहीं होगा इंक्रीज भाई, कैसे होगा? दोनों ऊपर है तो वो रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। तो धागा तो नीचे की तरफ है ना, टेंशन तो उसकी वजह से होगी ना। किसकी वजह से? इसकी वजह mg की वजह से होगी ना। mg = T होगा। अच्छा, ऊपर बांध रखा है धागा। हाँ, अच्छा, मैं कह नीचे बांध रखा है। नहीं समझे? धागा कहाँ है? धागा कहाँ है देखना पड़ेगा। इसमें यहाँ तो नहीं है। समझाओ कि हाँ, वही तो समझा। एक चार्ज के नीचे। ऊपर छत से बांध रखा है। अच्छा, ऐसे है और हाँ। फिर नीचे वो चार्ज है। हाँ, जैसे वो तार लटक रही है ना, हाँ, और उस तरह से मान लो उस जो तार लटक रही है उसके जस्ट जैसे ये नीचे। है। हाँ, ये धागा है, इसके नीचे वो जो है ना धागा, चार्ज वो पंखा खींचने वाला वो चार्ज बांध लो। उसके जस्ट नीचे अगर मैं कोई चार्ज लेकर आऊँगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। और टेंशन कब होती है? जब रस्सी खींची होगी तो मुझे लगा नीचे बांध रखा है धागा, वो ऊपर है वहाँ पे। हाँ। नीचे लेके ऐसा लगा एक तो राउटर के पास है इलेक्ट्रॉन और एक बिल्कुल नीचे है, राउटर कहाँ है? जो वो स्विच है अच्छा। हमारे, और एक वहाँ पे और ठीक एक है। बिल्कुल नीचे। टेंशन इससे डिक्रीज वैसे इसके अंदर डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि जो एक दूसरे की तरफ दूर जाएंगे एक दूसरे से। हाँ, दूर जाएंगे तो धागा जो उसका mg खींचेगा नीचे कम। खींच रहा था ना, तो वो उसके जैसे 2 चार्ज आएंगे तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। हाँ। ऊपर की तरफ भागेगा तो धागे में टेंशन कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। अगर कोई पूछे कि कितनी हो जाएगी, mg mg तो शुरू में थी, mg = T, जब वो इक्विलिब्रियम में था, कितनी हो जाएगी? अगर वो पूरा ऊपर चला जाए तो फिर भी हो जाएगा। पूरा ऊपर तो जाना ही नहीं है, अपने को बस उस मोमेंट में बताना है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा उसके ऊपर? mg mg - KQ1Q2/R, KQ2/R, दैट विल बी द नेट फोर्स। और वहाँ से टेंशन निकल जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है। What is the condition for a block of mass m to stay at rest on rough horizontal surface against an electrostatic force F? अपने पास एक ब्लॉक है, उसका मास m है और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है F का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ QE, यानी कि उसके पास चार्ज भी है। तो कह रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी कि वो रेस्ट पे रहे? उसका फ्रिक्शन वाला फोर्स। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, मतलब बड़ा तो देखो फ्रिक्शन कभी हो नहीं सकता, फ्रिक्शन इज एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन तो वैसे भी कैसे ही बड़ा होगा, फ्रिक्शन थोड़ा ना लगेगा अगर वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो why does a uniformly charged ring expand when a charge of same sign is placed? समझ रहे हो? अपने पास एक रिंग है, उसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, उसके सेंटर में अपन एक और पॉजिटिव रख दिया तो उसका साइज बढ़ जाता है। क्योंकि वो रिपेल करने के उससे हो जाएगा। और अगर सेम चार्ज रख देंगे तो तो अंदर की तरफ अरे सेम चार्ज तो रिपेल ही करता है, ऑपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज होता है। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ ए चार्ज रिंग इज ड्यू टू सेंट्रल चार्ज क्रिएटेड
डैश इन द रिंग, टेंशन इन द रिंग मटेरियल, repulsive force, एक्सपेंशन, जो रिंग पे अपन ने सेंटर पे चार्ज रख दिया उसके से वो क्या होगा, खींचेंगे तो एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक हाँ फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, टेंशन। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। हाँ plus q minus q, net force सेंट्रोइड पे निकालना है। अगर तीनों प्लस क्यू तो जीरो हो जाता, हाँ, ठीक है, दो और की एक वजह से जीरो, दो क्यू जीरो कैसे होगा, दो क्यू से जीरो एक की वजह से ही होगा। क्या k q upon r square। ना, अगर स्क्वायर होते ना ये तो उसमें होता कि दो कैंसिल हो गए आपस में, लेकिन ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 120 डिग्री का एंगल बनेगा दो फोर्सेस के बीच में, तो इसका आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो 2kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और वेयर r इज a बाय रूट r 3, sin square r square। ठीक है। देखो होगा क्या, अपना ट्रायंगल है कोई, तो ट्रायंगल चीज़ें मिलती भी नहीं है, ड्रॉ कर हाँ वो ये ना कि कभी गायब हो जाए सारा का सारा, लो। देखी जाएगी, कोई नहीं फिर भी कर लेते हैं। कहाँ ट्रायंगल है ना एक, इस तरह से अपने पास, और यहाँ पर अपने पास है प्लस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू, ठीक है। तो अपने को बताना है यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो फोर्स निकालना तो यहाँ पे इक्वल चार्ज मान लो एक, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा और वो वाला अपने से दूर धक्का मारेगा, और ये वाला अपने से दूर धक्का मारेगा, ठीक है। अच्छा ये भी F होगा, ये भी F होगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, 120 डिग्री में F ही आता माइनस क्यू था, अपनी तरफ क्यों ले रहा है? नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट अपोजिट, पॉजिटिव जो रिपेल करेगा। ठीक है, हाँ यही होगा। मान लो ना भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, हाँ, ठीक है, तो उस केस में ऐसा हो जाएगा, अगर आप सेंटर पे नेगेटिव रखोगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट और ये रिपेल, तो फिगर वैसे ही बननी है, हाँ मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगी बस, अपने से पास या अपने से दूर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो F ही होता है इधर, और एक F उसकी से लग रहा है तो 2F फोर्स लग जाएगा, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पड़ा रहेगा K Q, जो सेंटर पे रखा था चार्ज Q बाय R स्क्वायर, और R कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, यही होगा क्या, ये वाला डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, और ये डिस्टेंस कितना था, r अंडर रूट r 2a बाय रूट 3, तो शायद इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए अंडर रूट 3 KQ बाय a, बाकी देख लेते हैं, इट इज़ नॉन जीरो, ओल ये सही है इनका, ज़ीरो नहीं होगा समझ गए, खैर वैल्यू भी निकालनी आ गई। चलो, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, शुरू का मैंने बता दिया, बात का आप बता दो Thermodynamics का सर फर्स्ट लो शुरू का तो याद है, p V cos is theta equal to W by Q. V is equals to W by Q, potential is the W work done upon to Q. bring in charge from infinity to given point, ठीक है। ठीक है। कौन सा पूछा है, क्या पूछा है हमने, अच्छा वर्क डन और पोटेंशियल, ठीक है सेम ही है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है भाई, आपने पोटेंशियल वाला बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी वाला बताना था, तो वर्क डन कितना होगा जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द सम ऑफ डैश एनर्जी एंड डैश एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, वो आगे भी चल सकता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत देर बाद आया क्वेश्चन तो, पर मीटर स्क्वायर नहीं, बढ़िया। पॉसिबल टू चार्ज एन इंसुलेटर बाय कंडक्शन, तो अपोजिट चार्ज और क्या, बख्शो मत, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन नहीं होगा। टच करना, चार्ज फ्लो ही नहीं करेंगे, हाँ, कर दो, ये सही था। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन डज द इंड्यूसिंग बॉडी लॉस एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज, क्या उसका खुद का चार्ज कोई लॉस होगा, पक्का। वो डायग्राम बनाते थे, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव की अर्थिंग कर दी तो सारा पॉजिटिव उसका लॉस हो गया, हाँ इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो जैसे इसके पास चार्ज है ही नहीं, उसके पास एक चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे, इसको दिखाएंगे सिर्फ,
हाँ वो अर्थिंग की वजह से इंड्यूसिंग पार्टी कौन सी जिस पे हो रहा है? जिस पे हो रहा है फिर तो होगा, वो अर्थिंग करेंगे तो जाएगा। क्यों? क्यों? वही तो। अर्थिंग करेंगे हाँ तो जैसे अर्थिंग करेंगे तो जाएगा। अगर आप उसको सिर्फ उसके पास ले आएंगे तो धुल जाएगा, एक तरफ नेगेटिव दिखेगा एक तरफ पॉजिटिव दिखेगा। ये वो दोबारा बता। तो वाला इंडक्शन अर्थिंग में नहीं है। अर्थिंग एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस नहीं है, ना ना ना, हम एडिशनल करते हैं। हाँ अपने को जो चार्ज चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग अर्थिंग कर देते हैं। जैसे आपने उसको पॉजिटिव 50 उसके पास लिया है, इंडक्शन में क्या होता है कि एक स्फीयर को उसके पास लिया है, नेगेटिव वाले को या पॉजिटिव वाले को, मान लो पॉजिटिव को पास में लिया है तो पॉजिटिव जिस तरफ होगा उस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो वो टोटल उसी साइड पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है वो अर्थिंग में चला जाएगा। वो अगर भेजेंगे तो जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। तो मतलब अर्थिंग अगर मैं नेगेटिव वाली साइड कर दूंगा तो नेगेटिव निकल जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। अर्थिंग अगर मैं पॉजिटिव वाली साइड कर दूंगा तो पॉजिटिव निकल जाएगा, नेगेटिव रह अर्थिंग जाएगा। इन द केस इस वजह से कुछ भी नहीं करना। इस वजह अपने को कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर ये है कि अगर अर्थिंग की हुई है तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास था ना जिसके से इंड्यूस कर रहे हैं उसका सेम चार्ज निकल जाएगा और उसका अपोजिट चार्ज रह जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं आया कौन सा? सेम चार्ज रह जाएगा, जो अपोजिट चार्ज होगा तो यूज निकल जाएगा ना। हाँ सेम चार्ज निकल जाएगा, अपोजिट रह जाएगा। इंडक्शन में क्या होता है, ये अपने पास एक बॉल है पॉजिटिव की, ये नेगेटिव की, तो ये नेगेटिव की तो है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है, तो पॉजिटिव बॉल को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा टच नहीं किया तो दूर दूर। इंडक्शन क्या होता है? जब टच नहीं करते। हाँ लेकिन चार्ज आया था इंडक्शन के इससे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब दूसरा पॉजिटिव बॉडी जिसके पास है तो नेगेटिव को पकड़ के रखेगी हाँ। और पॉजिटिव को धक्का मारेगी, तो तार जब जोड़ेंगे तो कौन सा चार्ज बाहर भाग सकता पॉजिटिव है? और नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव भाग सकता है। पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव को तो उसने पकड़ रखा है हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, सिर्फ पॉजिटिव भाग सकता है। तो वो चीज़ है। व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विद नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0? क्या बचकाना क्वेश्चन है। फोर्स इज इक्वल्स टू m में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यही होगा ना। फोर्स 0 है एक्सेलरेशन 0, F इज इक्वल्स टू m में न्यूटन सेकंड लॉ। इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड डिस्टेंस इज डबल, फोर्स बिकम बढ़िया। हाँ सही है, नहीं, 1 R स्क्वायर है ना। r स्क्वायर है। और 1 बाय अब क्या फायदा, अब तो नंबर गए। मैंने नहीं बोला था। फिर भी CBT एग्जाम है, क्लिक होते ही खत्म। ठीक है, किसमें? अरे यहाँ तो CBT चल रहा है ना अभी, तो इस पे अगर मैं क्रॉस वाले पे कर दूंगा तो लिखा आ जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या आएगा? सर एमसीक्यू का है। 1/4 किसमें? ऑप्शंस का है। ऑप्शन यही है। ठीक है, या तो सही आंसर दोगे या गलत। हाँ ये ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, या तो सही आंसर या गलत। What value the value of k depend on the dash in which the charge in place, medium। ठीक है, अब तो छोटे बच्चे वाले फिलिप्स आ गए। अच्छा, at what angle does the resultant between two equal force bisect the angle between them? What angle बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री। What angle does the resultant of two equal force bisects the angle between them? उसके हाफ पे, तो अगर उनके बीच में 90 है तो 45, 120 है तो 60। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन इन्होंने कुछ और सोचना चाह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली हाफ, बाइसेक्ट लिखा भी हुआ है, एग्जैक्टली हाफ भी लिख दिया, सही है एग्जैक्टली। चलो, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग? 0। एक चार्ज पॉजिटिव को आपने रिलीज कर दिया तो उसकी काइनेटिक, इसको फील्ड में रिलीज कर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फील्ड उसको क्या करेगा? वेलोसिटी दे देगा, हाफ mv²। ठीक है, इनिशियल क्वेश्चन। इनिशियल का अच्छा इनिशियल स्टार्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा है, तो इनिशियल काइनेटिक बाद एनर्जी बढ़ जाएंगे। बाद में बढ़ जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एज सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस आएगा। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या करता है? जितने भी चार्जेस हैं उन सबको आप क्या करते हैं? सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कि ये चार्ज पॉसिबल है? यस, 1.6 से डिवाइड हो रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राउंडिंग या अर्थिंग? इंडक्शन में क्या रोल है उसका? सारे इलेक्ट्रॉन चले जाए और फिर वो नेगेटिव एक ही टाइप का चार्ज रह जाए, एक्सेस लाइक चार्ज निकल जाए ताकि नेट उस पर अपोजिट चार्ज ही रह जाए। ठीक है, ट्रायंगल में है Q Q Q, रिजल्टेंट फोर्स आपको बताना है। मेक एंगल ऑफ डैश विद द साइड, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू।
कितना एंगल बनाएगा साइड के साथ? 90 डिग्री। साइड के साथ होगा। कौन सी साइड है ये भी? Opposite ये side कॉमन है। साइड या फिर अंदर तो ऐसा इसमें देखो क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप इसको पहले डायग्राम इसका बना के फिर इसका देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसको रख ही लेना चाहिए साइड में ओपन करके, जैसे ये था अपने पास, इसी ट्रायंगल को उठा लेते हैं एक बार। ये सर इक्विलिब्रियम हो गया, राइट एंगल है इसमें। किसमें? इस क्वेश्चन का राइट एंगल नहीं, तीनों चार्ज इक्वल है। 60 डिग्री हो जाएगा। चार्ज विद द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन वर्टेक्स ड्यू टू अनदर मेक एंगल ऑफ डैश विद द साइड्स। अब इसको इक्विलेटरल के लिए करते हैं, मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वही है कि इक्विलेटरल ही लेके चल रहा है। वो तो स्केलर भी एक ना 90 नहीं आएगा। तो पहले वाले के से फोर्स इधर आएगा, हाँ ठीक है। दूसरे वाले की वजह से फोर्स इधर आएगा, तीसरे वाले के से फोर्स इधर आएगा, ठीक है। इनमें से किसी दो का रिजल्टेंट वो ऐसे आएगा, लाइन। ऐसे आएगा ना इन दोनों का। तो अपन दोनों को हटा ही देते हैं एक बार। ये इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास वो है जो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो रिजल्टेंट है वो साइड के साथ कितना एंगल बना रहा है। 30 डिग्री आ रहा है यहाँ से, तो ये 30, ये 30, ठीक है। चेक करते हैं 30 डिग्री। हाँ, बस उसके लिए ले रखा है ना। व्हाट इज़ द नल पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक? यहाँ पे जीरो जीरो नेट जीरो फॉर जीरो नेट फोर्स जीरो हो जाए या फिर चार्ज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज तो होगा कुछ ना कुछ। चार्ज तो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। नेक्स्ट, आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ स्टैंडर्ड पॉइंट चार्ज कैलकुलेशन? नो। स्टैंडर्ड पॉइंट चार्ज कैलकुलेशन में आप उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट 9×10⁹ है, ग्रेविटेशन का 10⁻⁻11 है, तो काफ़ी बड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। यूजुअली आप उसको नहीं लेके चलते, ठीक है। लेकिन आप तभी लेके चलेंगे उस क्वेश्चन में मेंशन है वो, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेके चलेंगे। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन पीछे यूनिफॉर्म? वाला क्वेश्चन दोबारा दिखाना। ये वाला, अभी जो क्या इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना कि ग्रेविटी लग रही है, तभी आप उसको लेके चलेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देते हैं। क्यों? एक बार बताना क्यों। क्योंकि वैल्यूज में बहुत फर्क होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसका रेशियो शायद 10⁻38 के आसपास आता है फोर्स, हाँ ठीक है। 38 आता है, पता अच्छा, नहीं बहुत 43 ज़्यादा आता है, डिफरेंस बहुत है इन ज़्यादा दोनों के डिफरेंस फोर्सेस है। में। हाँ, इस वजह से आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। डाइपोल पे टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता। और टॉर्क कितना लगता है? F टाउ, सही। कितना लगता है? P E cos PE sin थीटा साइन थीटा, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। और इसका वर्क डन P E cos थीटा। हाँ, वर्क डन माइनस PE cos थीटा या PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन विच बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज? जो जो ठीक रब है, बॉडी नंबर 1। जो रब कर रही है। ना, ऐसा नहीं होता। अच्छा इसका रीज़न आपको पता लगेगा उसके अंदर, जब हम वो करेंगे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला करेंगे ना, तो उसका वर्क फंक्शन जिसका कम होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है। तो वर्क फंक्शन जिसका कम होगा उससे पॉजिटिव आएगा, वर्क फंक्शन जिसका ज़्यादा होगा उस पर नेगेटिव आएगा। बाकी इसमें देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन कर पाएगा। हाँ। कूलम फोर्स इज ए डैश फोर्स मीनिंग इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे कर रहा है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। उसके बाद हाउ डज के चेंज इफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज? के पर PM डिक्रीज हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली, ठीक है, बढ़िया। इफ ए बॉडी इज अर्थ इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। बढ़िया। एक चार्ज है प्लस का 10 और एक है माइनस का Q, तो ये दोनों एक Attract दूसरे करेंगे। को अट्रैक्ट करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो। अच्छा, 1/r² का रिलेशनशिप इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लो, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स ओवर टाइम? कंजर्वेशन चार्ज का। समझ गए? तो काफ़ी ठीक था।